हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम लोग एनपीपीए के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसमें जो नया हेडिंग है हमारे पास, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002। ठीक है, इसको समझने में बच्चे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 क्या है, कहां से आई है, वगैरह वगैरह। तो हम थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में चलते हुए समझने की कोशिश करेंगे ये कहां से आई है। ठीक है, किसका रूप है ये। और बेसिकली इसमें हमें ऑब्जेक्टिव और 2002 पॉलिसी के अंदर जो डिसीजंस लिए गए थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव एंड डिसीजंस, उनको याद करके एग्जाम में जाना है। लेकिन ये हुआ क्या है, क्या ये फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002, आओ समझने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो बेटा जब इंट्रोडक्शन वाली बात आती है तो यहां से आप जो बच्चे लोग याद रख सकते हैं याद रखें, अदरवाइज समझें कहां से चीज चली आ रही है। हाथी कमेटी का जिक्र हम लोग एक बार पहले भी कर चुके हैं डीपीसीओ के अंदर। तो हाथी कमेटी काफी इंपॉर्टेंट कमेटी रही है। ठीक है, खास करके उस समय जिस समय अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त चेंजेस आ रहे थे, है ना, बहुत ग्रोथ की बात चल रही थी वहां पर। तो हाथी कमेटी के बाद इसके रिकमेंडेशन से ही बनती है हमारी ड्रग पॉलिसी। ठीक है, और ड्रग पॉलिसी ही आगे जाके हमारी क्या बन जाती है, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये सीक्वेंस रहेगा। तो हमको पढ़ना तो ये है, लेकिन थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पढ़ते हैं तो इन दोनों का जिक्र ऑटोमेटिक आता है। तो इनके बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो देखो हाथी कमेटी क्या कह रहा है। द रिपोर्ट ऑफ द हाथी कमेटी, जो कि 1975 में इसने दे दी थी अपनी, ठीक है, 1974 में इसका गठन हुआ था, इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जिसे हम कहते हैं ना कि मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बेटा मार्क करेंगे इस वर्ड को, हाथी कमेटी का बहुत बड़ा रोल रहा हमारी किसके लिए, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। ओके, सिंस 1975, उस समय से द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैज ग्रोन टू बी द मोस्ट डाइवर्सिफाइड। उस समय से जो इंडस्ट्री है ना वो बड़ी है डाइवर्सिफाइड। मतलब पहले एक तरफ चलती थी, चलने का मतलब क्या है, एक खास तरह की चीजें बना रही हैं, अब वो डाइवर्सिफाई होने लगी, फैलने लगी एक तरह से। ठीक है, एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड, और बहुत तेजी से उसका ग्रो हो रहा था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द एंटायर थर्ड वर्ल्ड। ये जो हमारी ग्रोथ का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कंपैरिजन कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड कौन सा है? इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज, जस्ट लाइक नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, है ना, जो एशियंस कुछ कंट्री है, इकोनॉमिकली वीक कंट्री है। चाइना भी आया था उसके अंदर। तो उसके अंदर ये बहुत तेजी से उस समय ग्रो हो रहा था। तो वहां पर हाथी कमेटी का बहुत बड़ा रोल रहा था। उसने अपने कुछ सजेशन दिए थे। ठीक है, अब उसी के सजेशन के चलते, ध्यान देंगे इस बात को, हाथी कमेटी ने कुछ सजेशन दिए थे। द आइडिया ऑफ ड्रग पॉलिसी वॉज इंप्लीमेंटेड बाय द हाथी कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ड्रग पॉलिसी जो लाने का जिक्र हुआ, इंप्लीमेंट करने का जो था, उसका आइडिया इस हाथी कमेटी ने ही दिया, और ड्रग पॉलिसी आगे जाके लागू भी हुई। ठीक है, देखेंगे अभी उसको हम लोग। हाथी कमेटी ने कहा कि भैया इस समय फोकस करने की जरूरत है हमें, किन चीजों पर। 1975 की बात चल रही है, हाथी कमेटी कह रही है, जो अगर हम देखें, सर्वे करते हैं चारों तरफ अपने आप देखते हैं, और जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है 3 चीजों के ऊपर। सेल्फ सफिशिएंसी इन मेडिसिन, सेल्फ सफिशिएंसी, सफिशिएंट, हमारे पास खुद की अपनी बहुत ज्यादा मात्रा में पर्याप्त मेडिसिन होनी चाहिए कि हम अपनी आबादी को पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन प्रोवाइड करा सके। ठीक है, नेक्स्ट, अबंडेंट अवेलेबिलिटी एट रीजनेबल प्राइस, और जो बहुत ज्यादा मात्रा में हम दवाई देंगे लोगों को, मतलब प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका प्राइस बड़ा रीजनेबल होना चाहिए, ओके होना चाहिए, बहुत हाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस समय हम लोग देख सकते हैं, आज के टाइम पे भी काफी लोग जो है क्या कहते हैं, एक गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो उस समय तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी, लोग काफी ज्यादा पुअर थे, और इतना नहीं था जितना ग्रोथ और डेवलपमेंट अब हो गया है। ठीक है, तो एक रीजनेबल प्राइस ऑफ ऑल एसेंशियल ड्रग्स, जितने भी जरूरी दवाइयां थी उनको एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराना है। दूसरा फोकस। तीसरा फोकस, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी इंकरेजमेंट ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो कह रहा है कि हमको दवाइयां चाहिए और हमें प्राइस भी देनी है, लेकिन तीसरी चीज क्या, हम ये चाहते हैं कि हमारी खुद की हम फैक्ट्रियां हमारी इंडिया में ही हो। तो इंडिजिनस इंकरेजमेंट ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग, हम खुद ही बनाएं, यहीं पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो हमारी, ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन आवर कंट्री।
तो 3 चीजों पर फोकस किया इसने, मार्क करेंगे इन चीजों को, ठीक है। और किसके लिए बात थी ये, मेनली हाथी कमेटी किसको ऊपर जोर देती है, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, और उनके लिए ये बातें लागू करने के लिए कहती है वो, ठीक है। अब उसके इन्होंने जो सेशन दे दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, इट गेव अ वे टू ग्रो द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन एंटायर थर्ड वर्ल्ड। इन्होंने सेशन दिए और बाद में लागू भी किए गए, तो उससे क्या हुआ, एक बहुत तेजी से हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ में आई, बढ़ना स्टार्ट हुए। थर्ड वर्ल्ड फिर कह रहा हूं मैं, 3 दुनिया, अब पूरे अर्थ में जो देश है उनको 3 दुनिया में बांट दिया गया है ना। देखो वही बात आती है हमेशा, दुनिया को भी किस हिसाब में बांटा गया है, डेवलप्ड एकदम, ठीक है ना। और एक सेकंड वर्ल्ड आता है, उसमें शायद कुछ कौन सी कंट्रीज आती हैं, इतना मेरे को आइडिया नहीं है, थोड़ा जीके वाला सवाल है। और तीसरा वर्ल्ड आता है जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं, ठीक है, बीच में एक कंट्रीज आती है, सेकंड वर्ल्ड कहते हैं उसका, मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है, चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है पॉइंट, द फर्स्ट नेशनल ड्रग पॉलिसी। अब ये सब चीजें हो गई, तो पहली ड्रग पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1978, ठीक है। हाथी कमेटी की वजह से ही क्या हुआ, पहली ड्रग पॉलिसी आती है 1978 में, और उसके बाद रिवाइज की जाती है 1986 में, 1994 में, एंड फाइनली 2002 में। तो हमारे पास सिलेबस में अपना ये क्या है, 2002 वाला है, लेकिन हम थोड़ा सा समझेंगे कि 1986 में जो रिवाइज हुआ था उसमें क्या क्या बातें थी, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 2002 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कहानी समझ में आ रही है, हाथी कमेटी आई, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, उसने कुछ रिकमेंडेशन देती है, तो क्या लागू होती है, ड्रग पॉलिसी लागू होती है। तो पहले समझ ले हम लोग क्या ड्रग पॉलिसी के अंदर क्या क्या बातें बोली गई, ठीक है। यही बातें उठ करके आगे हमारी 2002 की पॉलिसी में भी आएंगी और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आएंगी, ओके। अब बात समझ में आ रही है, चलो। नाउ साइलेंट फीचर ऑफ 1986 ड्रग पॉलिसी। जब 1986 में ड्रग पॉलिसी आई, उसमें खास क्या क्या पॉइंट थे, इंश्योर अबंडेंट अवेलेबिलिटी एट रीजनेबल प्राइसेस। वही वाला मुद्दा आ गया कि सुनिश्चित करना अबंडेंट अवेलेबिलिटी, अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, जो इसेंशियल और लाइफ सेविंग एंड प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन है उनको रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल करवाना, और वो भी अबंडेंट, मतलब ये नहीं कि कम पड़ जाए दवाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथन द क्वालिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की क्वालिटी पे भी जोर देना है, ठीक है। स्ट्रेंथन द क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली बात है कि हम जो ड्रग बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बना तो रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग मात खा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड प्रमोशन ऑफ रैशनल यूज ऑफ ड्रग, तो बेटा मार्क करेंगे ये बातें 2002 की जो पॉलिसी वहां पे रिपीट होंगी ये बातें, ठीक है। क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्शन एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग को भी कंट्री में क्या करना है, लागू करना है। इसका एक मकसद रहा है कि इसका ड्रग पॉलिसी 1986 का, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इस तरह का माहौल पैदा किया जाए, सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस को ढीला किया जाएगा, कुछ चीजों में कहते हैं ना जो बहुत टाइटनेस है पॉलिसीज वगैरह में, उनको थोड़ा आराम दिया जाएगा, जिससे कि लोग क्या करें, इन्वेस्ट करें। जो रिच लोग हैं, रिच पीपल हैं, ऑब्वियसली बात है, वो लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आकर के अपना इंटरेस्ट दिखाएं और इंडस्ट्री खड़ा करें। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि दवाइयां सस्ती अवेलेबल हो। इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है जो डेवलप होती है दूसरी कंट्रीज वगैरह में, तो उसको तुरंत क्या किया जाए, अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जाए। प्रोडक्शन ऑफ ड्रग, ओके, ये एक ही लाइन में सेंटेंस होगा, इंट्रोडक्शन न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन ऑफ ड्रग। जो नई टेक्नोलॉजी और न्यू ड्रग्स का प्रोडक्शन है ना, जो खोज हो जाती है दूसरी कंट्रीज में रहती है, उसका तुरंत हमारी कंट्रीज में भी क्या हो, प्रोडक्शन स्टार्ट हो। सजेशन टू क्रिएट अ नेशनल ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी, है ना, फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी जो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो इसीलिए इसका जिक्र हमने वहां पे भी किया था डीपीसीओ जब पढ़ रहे थे। तो नेशनल ड्रग और फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी एज अ एडवाइजरी बॉडी, इसने कहा भैया एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो एडवाइस करती रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, भैया ड्रग्स को मामले में क्या क्या हमको स्टेप लेने हैं और क्या करंट सिनेरियो चल रहा है जिसके हिसाब से हमें चीजों को लेना है आगे। नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या था, टू एनकरेज जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यहीं से आया था, एंड टू गिव जीएमपी सर्टिफिकेट टू फॉर्मुलेटर्स, और साथ साथ में जीएमपी फॉलो किया जाएगा और चेकिंग की जाएगी, और जो प्रॉपर बना रहे हैं दवाइयां उनको जीएमपी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे कि उनकी वैल्यू बढ़ेगी। भाई जीएमपी सर्टिफाइड, ओके, ये तो ऑटोमेटिक विश्वास बढ़ेगा, जीएमपी सर्टिफाइड देखा होगा, जीएमपी सर्टिफाइड है तो मार्केट में कहता है जीएमपी सर्टिफाइड है तो ये प्रोडक्ट अच्छा है, ओके।
टू फॉर्मुलेटर इंस्टीट्यूशंस हु हैव प्रूवन एक्सपर्टाइज एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज, जिसके पास एक्सपर्ट लोग हैं, प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटीज है और प्रॉपर तरीके से मेडिसिन बना रही है, उनको जीएमपी सर्टिफिकेट भी दिया जाए। इससे क्या होगा, एक तरह से इंकरेजमेंट मिलेगा कि अच्छा हम अच्छा बनाएंगे दवाइयां तो हमको जीएमपी सर्टिफिकेट मिलेगा, जीएमपी सर्टिफिकेट मिलेगा तो हमारी दवाइयां ज्यादा सेल होंगी मार्केट के अंदर। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? रिवाइज एंड इशू ऑफ ए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ को रिवाइज करते रहना समय समय पर, और इनकरेज रिसर्च एंड यूज ऑफ जेनरिक नेम, रिसर्च को बढ़ावा देना और जेनरिक नेम्स को बढ़ावा देना है ना। आजकल वैसे मार्केट में इतना हम देखते हैं जेनरिक नेम से लेकर के दवाइयां कम है, ब्रांड नेम से ज्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका ये है इनकरेज रिसर्च एंड यूज ऑफ जेनरिक नेम। तो ये सब कहा था ड्रग पॉलिसी के अंदर जो 1986 में रिवाइज होकर के आई थी, उसके अंदर ये सारी बातें बोली गई थी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं 2002 में रहेंगी और उसके अलावा कुछ और बातें भी रहेंगी, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई। अब फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 की बात कर लेते हैं। समझ में, हाथी कमेटी रिकमेंडेशन होता है, 86 की पॉलिसी बनती है, उसके बाद फिर 2002 में आ जाते हैं हम लोग सीधा। ओके, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, देखो साफ साफ कह रहा है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटिंग टू द ड्रग्स, ड्रग्स को लेकर के जो बेसिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना रखी है, ठीक है, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर के, वो सारी बातें इन्यूमरेटेड बता दी गई हैं ड्रग पॉलिसी ऑफ 1986 में, सारी बातें बोल दी गई हैं, ठीक है। जब सारी बातें वहां अवेलेबल है तो 2002 फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 की क्या जरूरत पड़ गई, आओ देखते हैं, ठीक है। तो अब यहां से भी निकल के बाहर आना था हमें, कुछ चीजें थी जो यहां पर 1986 में बातें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे क्या है हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे और चीजों और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। तो आप देखते हैं, पता चलेगा क्या रुकावटें थी जो 1986 की पॉलिसी पूरी नहीं कर पा रही थी। However, कह रहा हालांकि द ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द कंट्री टुडे फेसेस अ न्यू चैलेंजेस, ठीक है। कह रहा है कि 1986 में सारी बातें ऑलमोस्ट मेंशन है, लेकिन आज की बात करें, टुडे आज के दौर की बात करें तो कुछ नए चैलेंजेस फेस कर रही है। कौन? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और उस चैलेंजेस मतलब एक तरह का कह लो कि क्या, रुकावटें कह लो, ठीक है। उन रुकावटों को कैसे पार पाया जाएगा, आओ देखें, ठीक है। ये जो चैलेंजेस आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? ऑन अकाउंट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। लिबरलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन, एक तरह से कह लो कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन थे उनको थोड़ा सा ढीला किया जा रहा था, ठीक है। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसका क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है एक तरह से, मतलब इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती चली जा रही हैं। एंड ऑन अकाउंट ऑफ न्यू ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस होती हैं बाध्यता, नई बाध्यता मतलब आपको वो काम करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपने कोई चीज साइन कर दी है। क्या चीज साइन कर दी है? अंडरटेकन बाय इंडिया अंडर WTO एग्रीमेंट, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट था उसके तहत कुछ बाध्यताएं थी यहां पर, ठीक है, जिसके तहत हमको काम करना था। तो ये कुछ नई चीजें आई निकल करके, जिसके तहत जो आज का दौर था उसमें, यानी उस समय अगर मान ले 2002 के समय की बात कर रहा हूं, तो उस समय कुछ चीजों को ये चैलेंज, मतलब कुछ रुकावटें आ रही थी, कुछ चीजों को दिक्कतें आ रही थी बहुत ज्यादा, ठीक है, जो कि 1986 की ड्रग पॉलिसी के रूल्स के अकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पा रही थी। बात समझ में आ गई? अब दीज चैलेंजेस रिक्वायर अ चेंज, अब ये जो चैलेंजेस थे, ये जो रुकावटें थी, इसकी वजह से एक चेंज की जरूरत पड़ी इन द करंट फार्मास्यूटिकल पॉलिसी। जो करंट फार्मास्यूटिकल पॉलिसी थी, एक तरह से ड्रग पॉलिसी थी, उसमें कुछ चेंज की जरूरत पड़ी। एंड द नीड फॉर न्यू इनिशिएटिव, और कुछ नए कहते हैं ना उसके क्या कहते हैं, नई शुरुआत की जरूरत थी। बियॉन्ड दोज इन्यूमरेटेड इन ड्रग पॉलिसी 1986, जो 1986 ड्रग पॉलिसी में मेंशन है, उसके अलावा बियॉन्ड दोज, उसके अलावा कुछ नई शुरुआत करने की जरूरत थी, एज मॉडिफाइड इन 1994, जो कि 1994 में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी हुआ, रिवीजन हुआ था 1986 के बाद, ठीक है। अब ये सब बातें समझ में आ रही है कि यहां पे एक रीजन निकल के आ रहा है कि 86 होने के बावजूद 2002 क्यों आ रहा है। बात समझ में आ रही है? आगे आते हैं, अब देख लेते हैं कि इफेक्ट, ये हमने एक बात बोली थी यहां पर कि अकाउंट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, बहुत ही कड़े सख्त कानून जो होते हैं उनमें थोड़ी सी ढिलाई दी जाती है, लिबरलाइज किया जा रहा है, ठीक है। उसका इफेक्ट क्या आ रहा है? तो देखो क्या कर रहा है, तो प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन सेट इन मोशन,
जो ये लिबरलाइजेशन का प्रोसेस है ये 1991 में सेट हो गया, मतलब स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि ऑल ओवर दुनिया को देखते हुए हमको भी अपनी इंडस्ट्रीज को ऊपर उठाना था। हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पहले क्या होता था, अगर आपको इंडस्ट्री में आना है तो कुछ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की प्रोसेस होती थी जो आपको लेनी पड़ती थी, तो उसमें काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया उसको कि अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड डिमोलिश्ड मैनी नॉन टैरिफ बैरियर, एक तरह का कह लो कि कर समझ लो, टैक्स समझ लो, या फिर इसको वो समझ लो, एक तरह का लाइसेंस समझ लो, उसको काफी हद तक डिमोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। नॉन टैरिफ बैरियर टू इंपोर्ट्स के ऊपर जो नॉन टैरिफ बैरियर था, एक तरह का कर था, वो खत्म कर दिया गया। इंपॉर्टेंट स्टेप ऑलरेडी टेकन इन दिस रिगार्ड्स, और इसके तहत लिबरलाइजेशन के तहत जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए वो कुछ इस प्रकार हैं। ये स्टेप्स भी आगे जाकर के 2002 की जो पॉलिसी बनेगी उसमें इंक्लूड होंगे, इसीलिए इसका मैं यहां जिक्र कर रहा हूं कि जो लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, तो हम लोग ठीक है 2002 तक का वेट क्यों किया गया, तो 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ उसके तहत कुछ स्टेप ले लिए गए ऑलरेडी, ठीक है। क्या क्या स्टेप लिए गए? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल हैज बीन अबॉलिश्ड, कि अगर आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है ना, इंडस्ट्री फैक्ट्री जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक लाइसेंस का प्रोसेस होता है, लाइसेंस लेना होता है, वो अगर आप कोई ड्रग बना रहे हैं या कोई फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए लेना पड़ता था, वो खत्म कर दिया। उसको लेने का बड़ा झंझट होता था, बड़ा प्रोसेस रहता था, तो अब क्या आदमी तुरंत आकर के अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। लेकिन ये लाइसेंसिंग किसके अंदर खत्म कर दी गई थी? ऑल बल्क ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, लेकिन किसके अंदर रखी गई थी? एक्सेप्ट फॉर बल्क ड्रग प्रोड्यूस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जिन दवाइयों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा था बनने के लिए, उनके ऊपर से ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी वो नहीं हटाई गई थी, ठीक है ना। बल्क ड्रग रिक्वायरिंग इन वाइवो यूज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, अगर किसी ड्रग को बनाने के लिए न्यूक्लिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर से भी ये लाइसेंसिंग नहीं हटाई गई थी। एंड स्पेसिफिक सेल एंड टिश्यू टारगेटेड फॉर्मुलेशन, यानी कि सीधी सी बात हम कह सकते हैं जितना भी बायोमॉलिक्यूल यूज हो रहा था, बायोमॉलिक्यूल आरएनए डीएनए है ना, डीएनए हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, सेल या टिश्यू हो गया, बायोमॉलिक्यूल जहां जहां इस्तेमाल हो रहे थे, ऐसी दवाइयों के ऊपर से ये लाइसेंसिंग नहीं हटी थी। बाद बाकी जितना भी अपना आर्टिफिशियल जो केमिकल्स थे अपना, यानी कि इनको छोड़ करके बाकी जितना भी केमिकल्स था उनके ऊपर से लाइसेंसिंग हटा दी गई थी, जिससे कि क्या है प्रोसेस आसान हो जाए। आगे आते हैं, रिजर्वेशन ऑफ 5 ड्रग्स फॉर मैन्युफैक्चर बाय पब्लिक सेक्टर। पहले ऐसे था कि 5 दवाइयां सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी तौर पर बनाई जाएंगी, जिससे कि क्या हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो और पब्लिक तक पहुंचाई जा सके। ओनली है ना, पहले क्या था, 5 ड्रग्स वर ओनली मैन्युफैक्चर्ड बाय पब्लिक सेक्टर वॉज एबॉलिश्ड। एबॉलिश मतलब खत्म कर दिया गया, ये वाला नियम भी खत्म कर दिया गया। अब जो दवाइयां पब्लिक सेक्टर बनाती थी वही दवाइयां क्या था, प्राइवेट सेक्टर वाले भी बना सकते थे, ठीक है। फेब 99 से इस चीज को भी खत्म कर दिया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी इन्वेस्टमेंट होता था इंडियन उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए, है ना, जॉइंट वेंचर से जो कंपनियां खड़ी होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उसकी बात हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑटोमेटिक रूट वाज रेज्ड फ्रॉम 51% टू 74%, यानी कि सीधी बात ये होगी, कोई फैक्ट्री खड़ी हो रही है, इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, ठीक है, उसमें मतलब इंडस्ट्री तो पूरे को बोल देते हैं, कोई फैक्ट्री खड़ी हो रही है, उसमें मान लो कोई कंपनी खड़ी कर रहा है, 74%, मान लो 100 रुपए की कंपनी खड़ी हो रही है, तो 74 रुपए विदेश का लग सकता है और बाकी का इंडियन लग जाएगा, मैक्सिमम 74, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। और पहले क्या था, विदेशी फंड केवल 51% ही अलाउ था, उससे ज्यादा अलाउ नहीं था, ठीक है, मार्च 2000 तक। एंड द सेम हैज बीन रेज्ड टू 100%। और फाइनली फिर ये कहा गया कि भैया क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए उतना थोड़ा पैसे का नहीं था करके, कि ठीक है आपको करना है, आप 100% विदेशी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट मतलब जो विदेशी टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, उसके लिए जो एग्रीमेंट था, ऑटोमेटिक अप्रूवल, यानी कि कोई विदेश में टेक्नोलॉजी है तो ऑटोमेटिक हम उसका क्या करेंगे इंडिया में यूज करेंगे, लेके आ सकते हैं। बीइंग गिवन इन द केस ऑफ बल्क ड्रग। बल्क ड्रग अगेन वही बात आ गई ऊपर वाली, जो बल्क ड्रग था उनके लिए लागू था, बट
ठीक है, बल्क ड्रग देयर इंटरमीडिएट्स एंड फॉर्मुलेशंस एक्सेप्ट, यानी कि जो ऊपर वाली दवाइयां थी सेम उसी तरीके से बल्क ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स के लिए तो फॉरेन टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल थी, बट दोज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर वही बायोमोलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है, आरडीएनए इस्तेमाल हो रहा है या टिश्यू इस्तेमाल हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी नहीं अलाउ होगी, ठीक है ना, फॉर विच द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट वुड बी फॉलो। तो उसके लिए जो प्रोसीजर अपना अब बोला गया है वो लाया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि देखो ये क्या बोल रहा है, ऑटोमेटिक अप्रूवल, यानी कि फॉरेन टेक्नोलॉजी का ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा। आप फॉरेन टेक्नोलॉजी आई, आप एक फॉर्म रहेगा और भर देंगे, ऑटोमेटिक आप उसका यूज कर सकते हैं, कुछ सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये प्रकार की दवाइयां बना रहे हैं आरडीएनए टाइप की, तो फिर आपको प्रोसेस से गुजरते हुए गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? विदेशी टेक्नोलॉजी का हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कंट्री में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, ऑटोमेटिक हो गया, ये ऑटोमेटिक अप्रूवल है उसके लिए। बात समझ में आ रही है? तो बात समझ से आना बेटा, हाथी कमेटी से क्या आया, 1986 ड्रग पॉलिसी आ गई, और ड्रग पॉलिसी से भी कुछ कमियां रही क्योंकि लिबरलाइजेशन हो रहा था, तो लिबरलाइजेशन के तहत कुछ स्टेप तो उठा लिए गए, काफी अच्छे स्टेप थे, ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई, कमी मतलब कुछ स्टेप कम रह गए, जो फाइनली 2002 में आते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप क्या, अच्छा ये सारे स्टेप भी इंक्लूड होंगे, समझते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर यानी कि एक तरह से कह लो सरकारी जो ड्रग और फार्मास्यूटिकल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, आर बीइंग अलाउड टू फेस कॉम्पिटिशन इंक्लूडिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंपोर्ट्स, ठीक है, उनका भी कॉम्पिटिशन अलाउ कर दिया गया। यानी कि पहले क्या था, अच्छा सरकारी है तो कंपटीशन इनका नहीं रखेंगे, लेकिन अब इनको भी कंपटीशन में डाल दिया गया, भैया करो, परफॉर्मेंस अच्छी दो, दूसरों से बेहतर करके दिखाओ तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। वेर एवर पॉसिबल दीज यूनिट्स आर बीइंग प्राइवेटाइज, और जहां तक पॉसिबल हो सकता था जो सरकारी जो पब्लिक सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, इनको प्राइवेट सेक्टर में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पेटेंट्स, ठीक है, सेकेंड अमेंडमेंट। पहले क्या था, पेटेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स रहा करती थी, तो अब क्या कर दिया कि अगर आपने इंडिया में रहकर कोई खोज करी है, पेटेंट किया है, भाई खोज करने का मतलब क्या, लाखों करोड़ों खरबों रुपए लग जाता है, तो उसकी वसूली कैसे होगी। तो इस ये बिल कहता है, जो अमेंडमेंट हुआ था कि अगर आप पेटेंट करा लेते हैं तो एक बिल पास किया गया, इट इंटर एलिया, मतलब इस बिल में इसके अलावा प्रोवाइड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ लाइफ ऑफ पेटेंट ऑफ टू 20 ईयर। तो सीधी सी बात ये बोल दी जा रही है, इसको सीधा कॉन्सेप्ट ये समझे कि अगर आप कोई खोज करते हैं और दवा का पेटेंट करा लेते हैं, तो आप 20 साल तक वो दवा को बेचने का हक सिर्फ और सिर्फ आपका रहेगा, उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी उसको बेचेगी नहीं। तो यानी कि जाहिर सी बात है, अगर पूरी कंट्री में उस दवा की खपत है तो कितना प्रॉफिट है, लेकिन उससे पहले उसको खोज करने, तो इससे क्या फायदा मिल रहा है, इससे फायदा ये मिल रहा है कि आदमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाएगा कि मैं कोई नई दवा खोज लूं अच्छी सी, तो आगे मुनाफा फिर मेरा है। बात समझ में आ रही है? तो एक तरह से पेटेंट का लाइफ बढ़ाई गई, जो कितनी कर दी गई, 20 साल कर दी गई। क्लियर है बातें? ठीक है, तो और कोई पॉइंट है इसमें? ठीक है, तो यहां तक अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि लिबरलाइजेशन की वजह से कुछ जो इफेक्ट आए थे उनको कवर अप करने के लिए कुछ क्या किए गए, स्टेप्स लिए गए, इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑलरेडी टेकन इन दिस रिगार्ड। तो ये सारे स्टेप्स ले लिए गए। बात समझ में आ रही है? आ जाओ, अब हुआ क्या, आगे आते हैं। वाई फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002, जब वो स्टेप्स ले लिए गए 1990 उसमें जो 1 में जो लिबरलाइजेशन हो रहा था, वो स्टेप्स ले लिए गए, तो काफी हद तक चीजें आराम हो गई। लेकिन फिर 2002 की जरूरत क्या है, तो आओ देखें अल्टीमेटली क्या बोल रहा है। ठीक है, हाउएवर, हालांकि 2 मेजर इश्यूज हैव सरफेस्ड, 2 बड़ी प्रॉब्लम सरफेस मतलब उभर कर सामने आई ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे दुनिया का हम लोग क्या करते हैं, कैसे मर्ज होगी पूरी दुनिया एक में। ठीक है, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसकी वजह से इस इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, दूसरी विदेशी कंपनियां यहां आ सकती हैं, यहां की कंपनियां बाहर जा सकती हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना। तो 2 प्रॉब्लम्स, 2 मेजर इश्यूज हैव सरफेस्ड, 2 प्रॉब्लम उभर के आ रही थी अभी भी, वो सब करने के बावजूद, ठीक है ना। एंड implementation of our obligations under trade related aspects intellectual property right ट्रिप्स, और जो हम लोगों ने क्या कहते हैं, सॉरी, जो ट्रिप लागू हो गया था, ट्रिप मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एक तरह से जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, इंटेलेक्चुअल, यहां पर क्या हो रहा है, रिसर्च हो रही है, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, डीएनए का इस्तेमाल हो रहा है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो इसके लिए क्या था, एक तरह का ट्रिप जो होता है उसके तहत कुछ ऑब्लिगेशंस थी, कुछ बाध्यताएं थी, ठीक है। तो उसको देखते हुए विच इंपैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो पहला क्या था, ग्लोबलाइजेशन, और दूसरा क्या था, ट्रिप। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो लॉन्ग टर्म पे अगर हम कॉम्पिटिशन करते हैं तो वहां कुछ समस्याएं थी। दीज हैव बीन एड्रेस्ड इन फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002। इसको एड्रेस किया गया, इसका निवारण किया गया फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 में। तो यानी कि जो ऊपर के पॉइंट हैं वो भी इसमें आएंगे 2002 में, और इन दो के पॉइंट के जो निवारण है वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 2002 की जरूरत क्यों पड़ गई, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन फॉर 2002, ठीक है ना। अ रीओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करंट पॉलिसी। रीओरिएंटेशन मतलब वापस से जो ऑब्जेक्टिव था उसको रीओरिएंट किया गया, एक तरह से कह सकते हैं हमको, उसका नवीनीकरण किया गया, ठीक है। हैज ऑल्सो बिकम नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ दिस इश्यूज। तो कह रहा है जो नवीनीकरण है, जो पुराने ऑब्जेक्टिव थे जो हमने पढ़े थे ड्रग पॉलिसी वगैरह में, जो ऑब्जेक्टिव थे एक तरह से उसके, उनका भी नवीनीकरण जरूरी था इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ दीज इश्यूज। क्या इश्यूज है, यहां पे दो इश्यूज लिखे हुए हैं। द एसेंशियलिटी ऑफ इंप्रूविंग इंसेंटिव्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखो क्या था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, विदेशी लोग आ रहे हैं, ठीक है, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, तो उस भाई हमको तो अपने लोगों को दवाइयां करनी है ना, हमारी कंट्री के लोग नहीं करेंगे तो मजबूरी है, क्या कहा जाएगा, विदेशी लोगों को हेल्प ली जाएगी, विदेश से हेल्प ली जाएगी। तो उसके लिए क्या गया, द एसेंशियलिटी ऑफ इंप्रूविंग, एक जरूरत, किस चीज की जरूरत है, इंप्रूव करने की। क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, इंसेंटिव्स। इंसेंटिव मतलब एक तरह से फंडिंग देना है, किसको फंड देना है, पैसा देना है, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि R&D जो है इंडिया का इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसको इंसेंटिव देना, एक मतलब इंसेंटिव, एक फंड की जो फंडिंग करना, सरकार की तरफ से पैसा देना, मुहैया कराया जाना, जिससे कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सके। वो ठीक है, उधारी तौर पर लिया जाएगा, बाद में सरकार को वापस हो जाएगा, लेकिन हेल्प करनी है सरकार को, जिससे कि R&D हमारी कंट्री में ही फल फूले। टू इनेबल द इंडस्ट्री टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द पेटेंट लॉ, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम इंसेंटिव देंगे, थोड़ा सा फंडिंग कर देंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो क्या होगा, इंडस्ट्री को अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने में क्या रहेगा, एक हेल्प मिलेगी। क्यों, किसी चीज को बेचना एक अलग चीज है बना करके, लेकिन कोई चीज रिसर्च करके फिर उसी के ऊपर आधिपत्य हो जाता है, उसी के ऊपर अधिकार हो जाता है, इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको फिर कोई नहीं बेच सकता है सिवाय उस कंपनी के। अगर आपने पूरी दुनिया में कोई नया मॉलिक्यूल खोज लिया है तो आप पूरी दुनिया में उसे बेच सकते हैं पेटेंट कराने के बाद। तो इसके लिए कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंसेंटिव, फंडिंग करने की जरूरत थी, ठीक है। द नीड फॉर रिड्यूसिंग फर्दर एंड रीगर, सॉरी, द नीड फॉर रिड्यूसिंग फर्दर, फिर आगे जरूरत थी कि जो रिगर्स ऑफ प्राइस कंट्रोल, जो डीपीसी था ना, प्राइस कंट्रोल था, उसमें जो सख्ती थी, रिगर्स मतलब एक तरह से सख्ती है ना, जो टाइटनेस थी, सख्ती थी, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की जरूरत थी, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। अब हमारे ही देश में अगर हमारी ही कंपनी, हमारे ही लोग फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, उनको दिक्कत आएगी, तो कैसे काम चलेगा फिर। तो उसके चलते थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल में भी क्या था, सख्ती जो थी वो कम की गई, क्योंकि भाई जब विदेशी दवाइयां आएंगी तो ऑब्वियसली बात है, टैक्स वैक्स लगेगा, तो थोड़ी सी कॉस्टली तो हो ही जाएंगी वो, और हम चाह रहे हैं कि नहीं हमारी कंट्री के लोग सस्ती बेचें, तो वो भी अगर थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेंगे, और ठीक ठीक बहुत ज्यादा हाई नहीं, ओके ओके दाम रहेंगे करके, तो ठीक है। तो ये सब चीजें देखते हुए क्या हुआ, 2002 की पॉलिसी लॉन्च हुई। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कहानी ऑलमोस्ट आपको समझ में आ चुकी है, तो आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, 2002 ड्रग पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वो क्या है ड्रग पॉलिसी, वो आप यहां थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं, या ऊपर की जो थ्योरी है वहां से एक छोटी सी समरी बना सकते हैं। अदरवाइज सीधा कहां पे आएंगे, मेन ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002। क्यों बताया था ना, यहाँ पे रीओरिएंटेशन हुआ था, कहां गया, रीओरिएंटेशन, नवीनीकरण किया गया था, पुराने कुछ पॉइंट भी रखे गए, कुछ नए पॉइंट भी रखे गए। तो क्या थे इसके ऑब्जेक्टिव, तो
पहला पॉइंट वही है जो पहले था, इंश्योरिंग अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एट रीजनेबल प्राइस विद इन द कंट्री। वही वाला पॉइंट आ गया, पर्याप्त मात्रा में जो इसेंशियल जरूरी और लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो पर्याप्त मात्रा में और एक सही दाम पे हमारी कंट्री में अवेलेबल हो। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग द कैपेबिलिटी फॉर कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन, हमको स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है किसको, कि जो प्रोडक्शन हो हमारे में, हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन होगा वो क्वालिटी में अच्छा हो और साथ साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, सस्ता भी पड़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, क्रिएटिंग एन इनकरेजिंग एनवायरमेंट एंड गुड नेटवर्क फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ड्रग्स, एक ऐसा एनवायरमेंट तैयार करना है, ठीक है, और एक अच्छा नेटवर्क तैयार करना है जिससे कि नए ड्रग्स इजीली हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हो सके, जो विदेशों में खोज वगैरह होती है, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी इजीली इंट्रोड्यूस हो सके बाय इंश्योरिंग न्यू इन्वेस्टमेंट इन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, बाय इंश्योरिंग, यानी कि ये सुनिश्चित करेंगे जब नया इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो बाहर की दवाइयां और टेक्नोलॉजी इंडिया में आएंगी। ओके, इंकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशंस, जो हम दवाइयां बना रहे हैं वो इतनी ज्यादा मात्रा में बनाए कि हमारे देश की जनता का तो भला हो ही, मतलब उनको पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सके। बाय रिड्यूसिंग बैरियर्स टू द ट्रेड इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ट्रेड मतलब जो हम विदेशों में दवाइयां बेचते हैं उसको लेकर के कुछ जो काफी ज्यादा सख्ती है, बैरियर्स हैं काफी ज्यादा, है ना, इधर जाओ उधर जाओ, ये फॉर्म वो फॉर्म, यहाँ चेक वहां चेक, ये तमाम चीजें होती हैं, उसको थोड़ा सा कम करना है। प्रमोटिंग रैशनल यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये तो पॉइंट था ही था। स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, ठीक है ना, एंड फार्मास्यूटिकल्स, क्वालिटी कंट्रोल, जो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स है वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर रहनी चाहिए। इंकरेजिंग R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेंचर्स, वेंचर्स मतलब होता है किसी के साथ, है ना, हमारे पास पैसा है, किसी के पास दिमाग है, या हमारे पास ही पैसा है, दूसरे वाले के पास ही पैसा है, दोनों मिलकर के एक रिसर्च खोल लेंगे, R&D, वहां पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। R&D वेंचर्स इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर स्पेशली विद फोकस ऑन डिजीज एंडेमिक रिलेवेंट टू इंडिया, डिजीज एंडेमिक और रिलेवेंट टू इंडिया, यानी कि हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करनी है, उन बीमारियों के ऊपर करनी है जो डिजीज एंडेमिक, जो हमारी कंट्री में जगह जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, या हमारी कंट्री से रिलेवेंट हो बीमारी, हमको रिसर्च उसके ऊपर करनी है पहले, ठीक है, जिससे कि दवाइयां, जो नई खोज से दवाइयां आएंगी, खोज का मतलब ये होता है दवाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो और सस्ती हो, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं देख सकते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा ऑब्जेक्टिव वही था, ठीक है। तो ऊपर की जो कहानी है वो यहां तक समझने की जरूरत है कि ये 2002 पॉलिसी क्या है, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहां से क्या लिखेंगे, जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आप यहां से सीधा ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो ये था, लेकिन इस पॉलिसी के तहत डिसीजन क्या क्या लिए गए, क्या क्या डिसाइड किया गया इस पॉलिसी के तहत, वो डिसीजन क्या क्या आएंगे, आओ बात करते हैं। उस डिसीजन से पहले कुछ बातें हुई, क्या बातें हुई, अप्रोच अडॉप्टेड इन द रिव्यू, मतलब कि वो डिसीजन लेने से पहले क्या क्या अप्रोच, क्या तरीका अपनाया गया। तो जब वो डिसीजन, यानी कि अगेन जब 2002 पॉलिसी की बात होती है तो ये वाले पॉइंट्स का भी जिक्र होता है, ठीक है। क्या पॉइंट है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी PRDC का भी जिक्र आ जाएगा जब 2002 की बात करोगे, क्योंकि इस जो कमेटी थी इसका जो सजेशन था उसको भी इंक्लूड किया गया था 2002 में, ठीक है। तो कह रहा है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ, मजबूती देने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज एंड टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट। तो सीधी बात कह रहा है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, स्ट्रेंथन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, मजबूती देने के लिए, एंड टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट, और सपोर्ट ढूंढना है रिक्वायर्ड बाय द इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कि हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को क्या सपोर्ट चाहिए कि वो वर्ल्ड में बेस्ट हो जाए। बात समझ में आ रही है। टू अंडरटेक डोमेस्टिक R&D अ कमिटी वॉज सेटअप, तो ये देखते हुए कि हमारी खुद की कंट्री में क्या हो, इंडस्ट्री का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, और किस तरह का सपोर्ट चाहिए उनको, ये सब काम करने के लिए एक कमिटी सेटअप की गई 1999 में बाय दिस डिपार्टमेंट by the name of Pharmaceutical Research and Development Committee PRDC under the chairmanship of Director General CSIR to qualify as R&D intensive, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा, जब ये कमेटी बनी और
सारा कुछ सर्वे कर लिया, तो उन्होंने क्या कहा इस कमेटी में, जो इसका जो निष्कर्ष निकल के आया, वो कमेटी कह रही है कि अगर आपको R&D इंटेंसिव कंपनी बननी है इंडिया के अंदर, द PRDC हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग कंडीशन, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। उसने कहा हम सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, अगर आपको R&D कंपनी बननी है और कंपनी इस इंडिया में एज ए R&D कंपनी स्टैब्लिश होनी है, तो कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? इन्वेस्ट एटलीस्ट 5% ऑफ इट्स टर्नओवर पर एनम इन R&D, यानी कि जिस कंपनी का जो भी टर्नओवर है उसका 5%, 100 रुपए कमा रही है तो 5 रुपए उसे R&D में लगाने हैं, तब जाकर के वो R&D कंपनी के अंदर आएगी। इन्वेस्ट एटलीस्ट 10 करोड़ पर एनम इन इनोवेटिव रिसर्च, 10 करोड़ रुपए हर साल उसे इनोवेटिव रिसर्च यानी नई खोज में लगाने हैं, इंक्लूडिंग न्यू ड्रग डेवलपमेंट, न्यू डिलीवरी सिस्टम एटसेट्रा इन इंडिया। कोई नया ड्रग डेवलपमेंट है या नया डिलीवरी सिस्टम है किसी अलग रूट से, कोई दवा जो पहले सिर्फ हम खा लेते था उसे इंजेक्शन के माध्यम से भी दे सकते हैं, कोई मतलब इस तरह की जो इनोवेटिव रिसर्च है उसके अंदर आपको 10 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। एम्प्लॉय एटलीस्ट 100 रिसर्च साइंटिस्ट इन R&D इन इंडिया, आपको कम से कम 100 रिसर्च साइंटिस्ट लगाने हैं अपनी R&D के अंदर जो कि इंडिया में है, बाहर के R&D में नहीं लगाने। हैज बीन ग्रांटेड एटलीस्ट 10 पेटेंट फॉर रिसर्च डन इन इंडिया, ठीक है ना, और कम से कम 10 पेटेंट रिसर्च उसने कर लिए हो। ओन एंड ऑपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, उसके पास खुद उसके मालिक हो, मैन्युफैक्चरिंग जो दवाइयां बनाते हैं, ठीक है, वो दवाई बनाने की खुद की फैक्ट्री भी होनी चाहिए उनके पास। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट प्रमोशन फाउंडेशन DDPF एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट फंड PRDSF। तो उसने कहा ये सारी बातें रहेंगी, ठीक है, और साथ साथ में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट प्रमोशन, यानी कि एक और फाउंडेशन का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कहा उन्होंने, ड्रग डेवलपमेंट प्रमोशन फाउंडेशन DDPF एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट फंड PRDSF। इसको भी, यानी कि ये पॉइंट एक्चुअली इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ये अलग से रहेगा, ठीक है। तो ये तो था कंपनी के लिए, और ये था कि इसका भी गठन होना चाहिए, ये PRDC ने बोल दिया। बात समझ में आ रही है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रमोट करना था हमको, मैक्सिमम रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी कंट्री में ही हो। बात समझ में आ रही है? तो एक तो बात ये हो गई फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है ना, एक तो इसके रिव्यू को रखा गया, तो पहला, और किसके रिव्यू को रखा गया, मतलब और किसकी बातों को ड्रग पॉलिसी में मेंशन किया गया। दूसरा था ड्रग प्राइस कंट्रोल रिव्यू कमेटी DPCRC, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिव्यू द करंट ड्रग प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, जो करंट प्रेजेंट टाइम पे ड्रग प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म था, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, इन ऑर्डर रिव्यू करने के लिए, विद द ऑब्जेक्टिव इंटर एलिया मतलब उसके अलावा और भी बहुत सारे काम है उसके, ऑफ रिड्यूसिंग द रिगर ऑफ प्राइस कंट्रोल, जो प्राइस कंट्रोल के ऊपर बहुत सख्ती थी, ठीक है, उसको रिड्यूस करना। वेयर दे हैव बिकम काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है, जो प्राइस कंट्रोल था, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सीधे से मुद्दा क्या हो गया, इस कमेटी का मुद्दा क्या था, रिव्यू करना ड्रग प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को, कि किस तरीके से ड्रग प्राइस को कंट्रोल किया जाता है, क्या मैकेनिज्म है, और उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य ये था कि जो सख्ती है ड्रग प्राइस में वो कहां पर काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है, मतलब प्रोडक्शन में विरोध पैदा कर रही है, ठीक है। अ कमेटी, इनको देखना था इस कमेटी को, तो उसको देखते हुए एक कमेटी कॉल्ड ड्रग प्राइस कंट्रोल रिव्यू कमेटी। तो इसका उद्देश्य क्या था, जो ड्रग प्राइस मैकेनिज्म था वो किस तरीके से हमारा प्रोडक्शन में विरोध पैदा कर रही है, उसको देखना इसका काम था, ठीक है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल वाज सेटअप इन 1999 व्हिच हैज गिवन इट्स रिपोर्ट, उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। द रिकमेंडेशंस ऑफ DPCRC हैव बीन एग्जामिन्ड एंड टेकन इनटू अकाउंट, उसको भी अकाउंट यानी कि उसको भी लिया गया इन फॉर्मुलेशन द फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो फार्मास्यूटिकल पॉलिसी बनने में किन किन लोगों का हाथ था, किन किन चीजों का हाथ था, ये सब टर्म्स इसमें आते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन DPCRC आ जाएगा अचानक से 1 मार्क्स में कि ये कहां से आ गया, ये तो है ही नहीं सिलेबस में, तो इसके भी इसके अंदर पॉइंट्स हैं, ठीक है। इससे पहले जो वो था क्या कहते हैं, ये PRDC था, इसका भी वो इसमें रोल है, ड्रग पॉलिसी उसका भी रोल है, तो सबका रोल है बेटा। तो वो सबका आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002, तो आप सीधा, तो मैं बता ही चुका हूं, आप सीधा क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा लिख करके सीधा इसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, और ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स
इन व्यू ऑफ द स्टेप्स ऑलरेडी टेकन एंड इन द लाइट ऑफ द अप्रोच इंडिकेटेड इन द फॉरगोइंग पैराग्राफ। कह रहा है इन द व्यू ऑफ द स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, ठीक है, जो स्टेप ऑलरेडी ले चुके हैं उनको देखते हुए, एंड द लाइट ऑफ द अप्रोच, और ऊपर के जो अप्रोच है इंडिकेटेड इन द फॉरगोइंग पैराग्राफ, जो ऊपर के पैराग्राफ में बताया गया है, द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट अंडर फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 आर डिटेल्ड बिलो। ये सारे उसके क्या है, डिसीजंस हैं। तो आप चाहे तो सीधा लिख सकते हो डिसीजंस अंडर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट अंडर फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002, सीधा ये हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हो। ऊपर की लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर की लाइन मैंने आपको यहां लिख के बताया कि ऊपर का इन चीजों का इंपैक्ट पड़ा है 2002 पर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो सारी बातें क्या होंगी, ऊपर के जितने पॉइंट थे वो सब यहां पे आके इंक्लूड हो जाएंगे। तो क्या क्या आ गया फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 के अंदर, क्या क्या डिसीजन ले लिए गए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल बल्क ड्रग क्रिएट बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी लाइसेंसिंग थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बल्क ड्रग के लिए, वो सब क्लियर कर दी गई, हटा दी गई। शैल बी अबॉलिश्ड एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, ड्रग प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड बल्क ड्रग रिक्वायरिंग इन वाइवो यूज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑब्वियसली बात है जहां पे न्यूक्लिक एसिड या सेल्स टिश्यू का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सभी से क्या कर दिया गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई। तो वही वाला पॉइंट आ गया, तो आसान हो गया। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% विल बी परमिटेड, ठीक है, फाइनल अब ये पॉलिसी फ्रेम होगी हमारी, ये बात बोल दी गई अब, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव था, ये फाइनल बातें उसके अंदर हो गई। इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल विल बी एज पर द एक्जिम पॉलिसी, उसने कहा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रहेगा वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है ना, जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके तहत रहेगा। चौथा क्या बोल रहा है, ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, ऑटोमेटिक कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी है तो ऑटोमेटिक आप उसको अप्रूव हो जाती है, आप उसको यूज कर लेंगे, बस बता देंगे कि हाँ फॉरेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्रूव हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। विल बी अवेलेबल इन द केस ऑफ बल्क ड्रग क्लियर्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी बोल दिया गया आपको। ऑल देयर इंटरमीडिएट्स एंड फॉर्मुलेशंस, यानी कि बल्क ड्रग के जो भी इंटरमीडिएट्स है उनका जो फॉर्मुलेशन है उनमें आप ऑटोमेटिकली फॉरेन टेक्नोलॉजी अप्रूव हो जाएगी, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, कहां आप फॉरेन टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कहां आपको फॉरेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ड्रग प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड बल्क ड्रग रिक्वायरिंग इन वाइवो यूज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी वही बात है जहां पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी और न्यूक्लिक एसिड का यूज हो रहा है वहां पे। यहां काफी सारी बातें पुरानी हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आप चाहो तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट फंड, पीआरडीएसएफ, कहां से आया ये, अभी इसके ऊपर था, इसने रिकमेंड किया था, इसके ऊपर वाले ने, है ना, पीआरडीएसएफ फंड की एक फंड होना चाहिए अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट फंड, यानी कि फार्मास्यूटिकल रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक फंड होना चाहिए, उसका गठन होना चाहिए, जो कि कंट्रोल कौन करेगा, डीएसटी कंट्रोल करेगा। कंस्टिट्यूशन ऑफ ड्रग डेवलपमेंट प्रमोशन बोर्ड टू एडमिनिस्टर यूटिलाइजेशन ऑफ पीआरडीएसएफ, एक बोर्ड का गठन करना जिसका नाम था ड्रग डेवलपमेंट प्रमोशन बोर्ड, ड्रग के डेवलपमेंट को प्रमोट करने वाला एक बोर्ड होगा, ड्रग डेवलपमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो कि एडमिनिस्टर करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ पीआरडीएसएफ, यानी कि जो फंड आ रहा है उसको यूटिलाइजेशन को क्या करेगा, वो एडमिनिस्टर करता है, मतलब जांच पड़ता है, मतलब उसके तहत होंगी सारी चीजें। प्रोविजन ऑफ फिस्कल इंसेंटिव, फिस्कल मतलब फाइनेंशियल, फिस्कल मतलब फाइनेंशियल, टू प्रमोट इंडिजिनस R&D एफर्ट्स, जो भी स्वदेशी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा रही है उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट, इंसेंटिव देना, इंसेंटिव होता है एक तरह का क्या कहते हैं उसको, एक तरह का कहते हैं ना प्राइस देना, एक तरह का कहते हैं आप ऐसा करेंगे तो हम आपको ऐसा कर देंगे करके, ना इस टाइप से होता है करके, खैर इनकी वो ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो यहां पे पैसे के रूप में इंसेंटिव दिया जाता है। 279 आइटम्स अपीयरिंग इन नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट 1996 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, जो 279 ड्रग्स नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट 1996 में थे, ठीक है। अभी ये नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट, इसको हम पढ़ेंगे भी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ठीक है। 1996 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अदर 173 आइटम कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट बाय द सेम मिनिस्ट्री इन वेरियस हेल्थ प्रोग्राम इमरजेंसी केयर शेल बी फॉर प्राइस रेगुलेशन। तो पूरे का सिर्फ इतना सा लिख देंगे आप यहां पर कि जो 279 आइटम नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट में थे 1996 में, ठीक है, और जो 173 आइटम थे, ठीक है, फैमिली एंड अदर 173 आइटम जिनको कि क्या कर दिया गया, इंपॉर्टेंट माना गया और
प्राइस रेगुलेशन के तहत उनको बुक कर दिया गया कि इनके ऊपर प्राइस रेगुलेशन लगेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। या फिर सीधा यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर प्राइस रेगुलेशन लागू होगा, सीधी सी बात। फॉर इंपोर्टेड फॉर्मुलेशन जो इंपोर्ट की जा रही है, विदेश से लाई जा रही है, द मार्जिन टू कवर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उसके ऊपर जो मार्जिन रहेगा, भाई हमने खरीदा विदेश से कोई चीज 100 रुपए की, ठीक है, हमें बेचना भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है पूरी इंडिया में, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड इंपोर्टर्स प्रॉफिट। तो उसमें कहा गया कि आप विदेश से कोई चीज लेके आ रहे हैं, दवाई को बेच रहे हैं, आपको बेचना भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, और साथ साथ में उसमें जो इसका इंटरेस्ट है और जो इंपोर्टर्स प्रॉफिट है, जो इंपोर्ट करके लाया है उसका प्रॉफिट है, वो सब मिला करके शेल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द लैंडेड कॉस्ट। यानी कि अगर उसको कोई चीज यहां पर हमारी विदेश से इंपोर्ट करके लाया और उसको विदेश करके उसे क्या पड़ी, 100 रुपए की पड़ गई। कैसे 100 रुपए की पड़ गई? मान लो कहते हैं सपोज वहां से लाया, ड्यूटी दी उसने, तमाम चीजें 100 रुपए की पड़ गई, फिर आगे उसे सेल करना है, सारे काम करना है, तो कह रहा है जी लैंडेड कॉस्ट होगा, उसको जितना प्राइस पड़ रहा होगा विदेश से यहां लाने पे, वो केवल उसको कितना है, 50%। यानी 100 रुपए की चीज लाया है तो उसको केवल 150 में ही बेच पाएगा, उससे ज्यादा का नहीं बेच पाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो फॉरेन इंपोर्ट है उसको बढ़ावा थोड़ा कम मिलेगा। अदरवाइज क्या, आदमी बाहर से खरीद के अंदर बेचता रहेगा, खुद हमारा जो स्वदेशी काम है उसको बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। फिर क्या कह रहा है, द ऑर्ग मार्ग, ये देखो ये एक कंपनी है, मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एक्निल्सन ऑर्ग मार्ग करके, काफी भरोसेमंद है ये, इसका जो डाटा होता है एकदम सटीक माना जाता है। डाटा शैल बी द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्पैन ऑफ प्राइस कंट्रोल। उसने कहा कि इस जो ऑर्ग मार्ग है इसका जो डाटा, ये जो डाटा देगी उसका ही डाटा हम लोग क्या मानेंगे, बेस मानेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द स्पैन ऑफ प्राइस कंट्रोल। ठीक है, प्राइस कंट्रोल का जो समय होगा उसके लिए हम इसके ही डाटा को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, एज सजेस्टेड बाय द ड्रग प्राइस कंट्रोल रिव्यू कमिटी DPCRC। इसने सजेस्ट किया कि हम इसका डाटा को मानेंगे और किसी और के डाटा को नहीं मानेंगे। बल्क ड्रग शैल बी अंडर प्राइस रेगुलेशन, कह रहा है बल्क ड्रग प्राइस रेगुलेशन के अंडर होंगे अगर मूविंग एनुअल मूविंग एनुअल टोटल वैल्यू फॉर द ड्रग इज मोर देन 25 करोड़ एंड परसेंटेज शेयर इज 50% और मोर। यानी कह रहा है जो इसकी MAT वैल्यू है वो 25 करोड़ की है और जो परसेंटेज शेयर है, एक तरह से मार्केट का शेयर रहेगा वो 50% से ज्यादा है, तो वो प्राइस कंट्रोल के अंदर रहेगा। फिर कह रहा है दूसरा कंडीशन क्या है, अगर किसी ड्रग की टोटल MAT वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर ड्रग इज लेस देन 25 करोड़, अगर 25 करोड़ से कम है लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा है और मार्केट में शेयर उसका 90% है, सस्ती दवा होगी कोई। ठीक है, ऐसी दवाइयां भी किसमें रहेंगी, प्राइस रेगुलेशन के अंदर रहेंगी। ये डिसीजन है बेटा, ये पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे। मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस MAPE पढ़ चुके हम लोग, विल बी 100% फॉर इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड फॉर्मुलेशन। स्वदेशी दवाई अगर आप बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप MAP को 100% ले सकते हैं। यानी कि आपको अगर बनके कोई दवा बनके तैयार हुई 10 रुपए और उसको आप रिटेलर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा आ रहा है वो भी 10 रुपए है, तो अलाउेबल है, तो आप दवाई को 20 रुपए लगा करके बेच सकते हैं। ठीक है, सीलिंग प्राइस ऑफ एनी फॉर्मुलेशन मे बी फिक्स्ड विच विल बी ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टू फॉलो। सीलिंग प्राइस किसी फॉर्मुलेशन के लिए अगर फिक्स किया गया है तो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अ न्यू ड्रग डेवलप्ड थ्रू इंडिजिनस R&D एफर्ट्स, कोई नया ड्रग अगर बना है स्वदेशी R&D के एफर्ट से, मदद से, यानी कि हमारे खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेल्प से बना है, वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्राइस कंट्रोल फॉर 15 ईयर। उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल नहीं लगाया जाएगा 15 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, जिस दिन से उसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगा, प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा कंट्री में, उस दिन से लेकर अगले 15 साल तक उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल नहीं लगाया जाएगा। क्यों नहीं लगाया जाएगा? ताकि वो अपना प्रॉफिट कमा सके और R&D को सपोर्ट मिले। A formulation involving a new delivery system developed through indigenous R&D and patented shall be exempted from price control till the expiry of the patent। तो वही बात आगे फिर से दोनों कहीं ना कहीं सेम ही है। कोई फॉर्मुलेशन है जिसमें इन्वॉल्व है न्यू डिलीवरी सिस्टम। न्यू डिलीवरी सिस्टम मतलब क्या होता है, मान लो कोई दवा है जिसको हम अभी तक क्या करते थे, टैबलेट के रूप में खाते थे, उसी को अब क्या किया हमने, क्रीम के रूप में, या उसी को हमने इंजेक्शन के रूप में, डिलीवरी सिस्टम चेंज कर लिया, उसका नई टेक्नोलॉजी हो जाएगा, मतलब नया ड्रग हो जाएगा। फिर वो ऐसी कंडीशन में अगेन जब तक उसका पेटेंट एक्सपायरी नहीं होगा तब तक उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल लागू नहीं होगा। NPPA पढ़ चुके हैं इसको हम लोग, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी विल बी ऑथराइज्ड
टू एग्जेम्प्ट सच फॉर्मुलेशन। ये जो एनपीपीए है ये ऑथराइज करेगी, इस ऑथराइजेशन मतलब यही परमिशन देगी टू एग्जेम्प्ट सच फॉर्मुलेशन फ्रॉम प्राइस कंट्रोल। इसके पास अधिकार होंगे कि हाँ इस फॉर्मुलेशन को छूट देनी है प्राइस कंट्रोल से कि नहीं देनी है। इफ इट्स कॉस्ट टू कंज्यूमर पेशेंट डज नॉट एक्सीड ₹2 पर डे। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, यहां पे ये कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, यहां तक रखेंगे इसको। द एनपीपीए विल बी रिवैम्प्ड एंड रीओरिएंटेड। एनपीपीए विल बी रिवैम्प्ड, उसका एक तरह पुनरुत्थान और नवीनीकरण होता रहेगा टू मॉनिटर प्राइसेस ऑफ डी कंट्रोल ड्रग्स, तो इससे कि जो डी कंट्रोल ड्रग्स हैं वो कंट्रोल में रहें, एंड फॉर्मुलेशन एंड ओवरसी इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीसीओ। ठीक है, यानी क्या रहा कि इसके अंदर चेंजेस होते रहेंगे जिससे कि जो डी कंट्रोल ड्रग है उनके ऊपर कंट्रोल रहे और डीपीसीओ प्रॉपर तरीके से लागू हो जाए। इट शैल बी मैंडेटरी, ये जरूरी है फॉर मैन्युफैक्चर टू फर्निश ऑल इंफॉर्मेशन कॉल्ड बाय एनपीपीए। एनपीपीए के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी वो जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको देनी ही होगी, उसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है। द गवर्नमेंट्स इंडेवर मतलब एक तरह से प्रयास करेगी, गवर्नमेंट इंडेवर विल बी टू अपग्रेड द स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी। गवर्नमेंट का प्रयास रहेगा कि फार्मेसी के स्टैंडर्ड को क्या करे, अपग्रेड करे, अपग्रेड द स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। फार्मेसी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को अपग्रेड करेगी एंड R&D को अपग्रेड करती रहेगी, मतलब उसके स्टैंडर्ड की क्वालिटी को बढ़ाती रहेगी। किसके थ्रू, नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, मोहाली, पंजाब। ठीक है ना, जो नाइपर हमारा वहां पर है उस समय जो था उसके हिसाब से कि इसके माध्यम से फार्मेसी एजुकेशन और R&D के जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है उनको वो इंक्रीज करती रहेगी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर भी बात कर दी, बाद बाकी ऊपर सारी बातें जो थी ये लगभग 19, ठीक है, कुछ 2-4 पॉइंट और भी हैं वो टेढ़े मेढ़े से थे, तो ये 19 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं यहाँ पर। यहीं से आप कम से कम 10 पॉइंट अच्छे से याद कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे, जो कि आप पक्का फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 में लिख करके आएंगे। क्लियर है? थोड़ा सा टॉपिक अब कहीं ना कहीं देखो, ये लेक्चर पूरा सुना होगा तो चीजें अपने आप दिमाग में सेट हो गया, यार ये सारे पॉइंट तो बड़े कॉमन से हैं, हम तो लिख देंगे, ये तो याद हो गए होंगे, है ना। चलो, तो ये लेक्चर हमारे पास खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा की तरह करना क्या है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर लो। बाद बाकी जैसे कि आप सबको पता है एग्जिट एग्जाम अब लागू हो ही चुका है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारी ऐप से जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मजा आता है और सबसे जरूरी चीज क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है। ओके, ऑल द बेस्ट।